नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। 5 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो देश दुनिया में घटित हुए हैं और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा हेतु समिति गठित की गई है। तो एक समिति का गठन किया गया है जो क्या करेगी, किस पे कार्य करेगी। लद्दाख की जो संस्कृति है, जो भाषा है, उनकी एक विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संस्कृति और जो वहां के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो कुछ भी वहां पे रोजगार है, उन सब की रक्षा के लिए ये समिति अपना सुझाव देगी। और ये समिति जो है किसकी अध्यक्षता में बनी है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इज ए है, नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। आइए बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी एक अपनी विशिष्ट संस्कृति है, भाषा है, रोजगार है। इन सब के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, ध्यान रखिएगा। इस समिति में देखिए दोस्तों 17 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता जो की जाएगी वो केंद्रीय, यहाँ पे माफ करिएगा, ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सदस्य जो है ये 17 सदस्यीय समिति है। क्योंकि आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि जो लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है और जो सामरिक महत्व है, ध्यान रखिएगा, एक तो उसकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक संस्कृति है, उसी के साथ साथ उसका एक सामरिक महत्व भी है लद्दाख का। देखा जाए तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, तो एक सामरिक महत्व भी है लद्दाख का। तो इसलिए वहां के लोगों की जो संस्कृति है, जो भाषा है और जो रोजगार है, उसके संरक्षण के लिए किस तरीके का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए या प्रयास किया जाए, इसके लिए एक समिति गठित की गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और इस समिति का जो अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों नित्यानंद राय जी के द्वारा की जा रही है, जो कि गृह राज्य मंत्री है। और ये ध्यान रखिएगा, ये 17 सदस्यीय समिति है। यहाँ पे देखा जाए तो यह समिति देखिए किन किन चीजों पे मंथन करेगी। तो यहाँ जो लद्दाख के लोग हैं, उन लद्दाख के लोगों के अधिकारों की किस तरीके से रक्षा की जाए, उनकी जो एक विशिष्ट अपनी एक संस्कृति है, लद्दाख के लोगों की अपनी एक संस्कृति, वहां पे देखिए बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, वहां पे इनकी अपनी विशिष्ट भाषा है। इन सबको बचाने के लिए जो है, बचाने को लेकर के जो अधिकारी हैं, अधिकारी तंत्र के साथ ये समिति क्या करेगी, मंथन करेगी। वही बात करें यहाँ पे और भी सारी चीजों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा इस समिति के माध्यम से। पहली बात तो है कि जो लद्दाख के लोगों के लिए जो भूमि है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, वहां के लोगों का जो रोजगार है, रोजगार को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इन सारी चीजों पे जो है यह समिति विचार करेगी। यहाँ के लोगों की बात किया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लद्दाख की लेह कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों पर भी यह समिति चर्चा करेगी। देखा जाए अभी कुछ दिनों से, जब से देखिए सन 2019 की बात है, ठीक है, अगस्त 2019, और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि भारत की जो संसद यानी कि संसद ने एक अधिनियम पास किया। कौन सा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, ध्यान रखिएगा, अधिनियम 2019, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ करते थे, एक उसको क्या किया गया, अलग अलग जो है क्षेत्र में कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम था लागू किस तारीख से हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 31 अगस्त को लागू हुआ था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है इस अधिनियम को लागू किया गया था, माफ करिएगा 31 अक्टूबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को इस अधिनियम को लागू किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहां के लोगों ने, जब से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है और लद्दाख के बनने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जो लद्दाखी लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण से केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस
समिति का गठन किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 में आया था लागू, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में इमो इनु इरत्पा उत्सव मनाया गया। देखिए एक उत्सव का नाम है और मैं बार बार आपसे कहती हूँ उत्सव से रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। उत्सव हो गया, महोत्सव, फेस्टिवल, ये सारे जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक उत्सव है जिसका नाम है इमो इनु इरत्पा। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया दोस्तों? आप देख रहे हैं आपके सामने जितने भी स्टेट्स के नेम लिखे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के नाम लिखे तो यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में ही मनाया गया है। 7 सिस्टर्स में से एक किसी सिस्टर को बनाया गया है यहाँ पे सिस्टर में। करेक्ट आंसर इज मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। आइए यहाँ पे बात करते हैं मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में जो है मणिपुर के जो लोग हैं, जो वहां की जनता है, उनके द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है दोस्तों? इमो इनु इरत्पा उत्सव है। ठीक है, और वहां पे एक समुदाय रहती है मणिपुर में जिसका नाम है मेइतेई समुदाय। मेइतेई समुदाय के लोगों के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। कौन सा? इमो इनु इरत्पा। और एक देवी है जिनका नाम है इमो इनु, ध्यान रखिएगा, इमो इनु देवी। ठीक है, और उनको वहां के लोग यानी कि मणिपुर की जो जनजाति है, मेइतेई समुदाय है, वो वहां पे समृद्ध धन और समृद्धि की देवी के रूप में इनको मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इमा इनु देवी की बात किया जाए दोस्तों तो ये देखा जाए एक देवी है जिनका नाम है लिमा रेल सिदाबी। उन्हीं के अवतारों में से ये एक मानी जाती है, उन्हीं से जुड़ी हुई है। इस त्योहार को देखिए, वहां के जो कैलेंडर है मेवई कैलेंडर के वाकचिंग महीने के 12वें चंद्र दिवस पर यह पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा त्योहार? ये तो इस बार देखिए 3 जनवरी को ये पड़ा है इस कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार दिसंबर या जनवरी में ये दिन पड़ता है। ठीक है, तो वाकचिंग महीने के जो 12वां चंद्र दिवस होता है उसी दिन इस त्योहार को मनाया जाता है और इस बार 3 जनवरी को ये दिन पड़ा है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और आप बताइए ये तैर रहा है तो किस झील में तैर रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? देखिए अब अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर जो है मेट्रो चलाई जाएगी और किस शहर में ये सबसे पहले शुरू किया जाएगा दोस्तों? देखा जाए कोलकाता। देखिए सबसे पहले जो मेट्रो भी चली थी वो भी कोलकाता में चली थी। अंडर वाटर जो मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है वो भी कोलकाता में शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अंडर वाटर मेट्रो के बारे में तो ये भारत की, ध्यान रखिएगा, पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा होगी जो कहाँ शुरू की जाएगी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू किया जाएगा। इस मेट्रो की बात किया जाए तो जो पश्चिम बंगाल में जो नदी है हुगली नदी, उसी के अंदर जो है भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, तो कौन सी नदी में बनाया जा रहा है दोस्तों? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हुगली नदी में बनाया जा रहा है अंडर वाटर सुरंग। इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो कोलकाता के ईस्ट वेस्ट वाटर कॉरिडोर के हिस्से में किया जा रहा है। ठीक है, जो कोलकाता के ईस्ट वेस्ट वाटर कॉरिडोर है, मेट्रो कॉरिडोर है, उसी के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस सुरंग की बात, ये जो सुरंग बनाई जा रही है हुगली नदी में, ये जब अपना इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे जो पानी के अंदर जो मेट्रो होगी वो 520 मीटर की दूरी कितने, मात्र 45 ठीक है सेकंड में तय कर लेगी। तो ये इसकी विशेषता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को है कि ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसने ये बताया है कि जिस तरीके से कार्य हो रहा है इस सुरंग को बनाए जाने का, उस तरीके से देखा जाए तो दिसंबर 2023 तक जो है ये पहली अंडर वाटर सुरंग तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कि जो अंडर वाटर पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कब तक शुरू की जाएगी, तो दिसंबर 2023 तक माना जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। नदी देखिए सुरंग कहाँ बन रही है? हुगली में बन रहा है। हुगली नदी में बात किया जाए तो हुगली नदी में पानी के नीचे जो मेट्रो रेल सेवा होगी वो किसको किसको किन शहरों को जोड़ेगी? तो कोलकाता को हावड़ा शहर से ये मेट्रो सेवा जोड़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है?
तो मैथिली ठाकुर को जो है स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो देखिए मैथिली ठाकुर किस राज्य से बिलोंग करती है, अगर आपको ये पता होगा तो इसका आंसर आप तुरंत कर लेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, बिहार राज्य का जो है स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। आइए बात करते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने, जैसा कि जो बिहार की लोक गायिका है ये मैथिली ठाकुर, इनको ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। कारण क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, ये किस क्षेत्र में कार्य करेंगी एज ए स्टेट आइकन के रूप में। तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार में जो है आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, और विधानसभा चुनाव में जो मतदाता लोग हैं उन मतदाताओं को किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया से जोड़ा जाए, उन्हें चुनावी प्रक्रिया की जो है किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वो चुनाव में मतदान करें, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाए। इसी चीज के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनाया है, और ये लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े, ठीक है, मतदान करें। इसके प्रति ये क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इससे पहले भी देखा जाए चुनाव आयोग ने जो है मैथिली ठाकुर को मधुबनी जिला जो कि बिहार का, वहां का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। ठीक है, मैथिली जी की उपलब्धियों की बात किया जाए दोस्तों, तो ये चूंकि 2021 में इन्होंने बिहार के लोकगीत में जो योगदान दिया, उस योगदान को सम्मानित करने के लिए इनको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह जो है खान युवा पुरस्कार से सम्मानित भी है ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैथिली ठाकुर, ठीक है, ये यहाँ की जो है एक तरीके से लोक गायिका है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नया अभियान दिदीर सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। देखिए इस अभियान का नाम है दिदीर सुरक्षा कवच अभियान, और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया जाएगा। देखिए अभी इसको लॉन्च किया जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज ए, पश्चिम बंगाल। देखिए दूसरी न्यूज हम लोग बंगाल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से एक मेट्रो पढ़ा, और अभी देखिए एक अभियान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने जो है वो आने वाले दिन में यानी कि 21 जनवरी 2023 को कुछ योजनाओं, कुछ कार्यक्रमों को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पहली देखा जाए तो दीदीर सुरक्षा कवच और दूसरा देखा जाए तो दीदीर दूत। यहाँ पे देखा जाए जो कार्यक्रम है वो राज्य की 15 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें से 15 योजनाओं पर ध्यान कौन कौन सी योजना, जैसे जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आय और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। वही बात करें कि जो लोगों की समस्याएं होती है, जो वहां राज्यों के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दर्ज करने के लिए भी एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है विकसित किया गया, इसी का नाम है दीदीर दूत। तो दीदीर दूत के माध्यम से जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो अपनी समस्याओं को क्या करेंगे, उस पर दर्ज करेंगे, रजिस्टर करेंगे, बता सकेंगे, और उन समस्याओं का समाधान जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो एक तरीके से लोगों तक पहुंचने के लिए, उनकी समस्याओं को जान करके उनका समाधान निकालने के लिए ये दीदीर दूत नामक जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसको लॉन्च किया जाएगा 11 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। सियाचिन जैसे क्षेत्र में, ठीक है, जहां माइनस में हमेशा टेम्परेचर रहता है, उस क्षेत्र में जो है ये पहली महिला अधिकारी बनी है जो देश की सुरक्षा करेंगी। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, शिवा चौहान, शिवांगी मिश्रा, अंकिता उपाध्याय या फिर रितु सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ए है, शिवा चौहान जो है ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, कॉर्प्स सर्ब्स की ये कैप्टन है शिवा चौहान। इन्हें देखा जाए जो सियाचिन का जो बैटल ग्राउंड है, उस बैटल ग्राउंड में तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट।
और ये पहली बार देखा जा रहा है कि भारतीय सेना की ओर से इतने खतरनाक पोस्ट, अगर सियाचिन ग्लेशियर आप देखें तो बहुत ही दुनिया का सबसे ऊंचा माना जाता है युद्ध क्षेत्र है। माइनस डिग्री में यहाँ पे टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है हमेशा माइनस में होता है, और ये पूरा ग्लेशियर है और वहां पे एक तरीके से देश की सुरक्षा में ये तैनात की गई हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी महिला अधिकारी को इतने खतरनाक पोस्ट पे तैनात किया गया है। इस वक्त देखा जाए तो ये जो तैनात हुई है शिवा चौहान, वो करीब 15,632 फीट की ऊंचाई पे जो पोस्ट है मौजूद, जो पोस्ट है कुमार पोस्ट, वहां पे ये तैनात है इस समय वर्तमान में देखा जाए। दोस्तों अगर हम सियाचिन की बात करें तो सियाचिन को देखा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख रहे हैं। देखिए एक तरफ तो आपको दिख रहा है पीओके का पार्ट गिलगिट वाला, और इधर आपको दिख रहा होगा अक्साई चीन। यहाँ पे बीच में देखिए अक्साई चीन से थोड़ा सा दूर लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख और पीओके के बीच में ये ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आप ये चीज देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है डिस्प्यूटेड एरिया अक्साई चीन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है। ठीक है, ये चीज, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ये जो ग्लेशियर है दोस्तों, ये काराकोरम रेंज में, जो हिमालय के ट्रांस हिमालय के पार जो है काराकोरम रेंज, वहां पर ये स्थित है। और ये कितना लगभग इसकी अगर हम लेंथ देखें तो 75 किलोमीटर ये लंबा है, जो कि तजाकिस्तान में स्थित, ठीक है, फेंडचेको ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवी ग्लेशियर है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंड यहाँ पे फेंडचेको ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो तजाकिस्तान में स्थित है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय चर्चा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पे भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो केरल में किया गया है। ठीक है, आइए केरल में इसके बारे में देखते हैं। तो जो अभी वर्तमान में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने देखा जाए केरल का जो कन्नूर जिला है, वहां पे कन्नूर जिले में जो कलेक्ट्रेट ग्राउंड है वहां पे इन्होंने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। यहाँ पे जो भारतीय पुस्तकालय यानी कि इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस है, जिसका आयोजन देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, तो पीपल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो पीपल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल, इसकी शुरुआत देखिए किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे जो कन्नूर विश्वविद्यालय केरल उसके द्वारा की जा रही है इसकी शुरुआत। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से जो है किन किन राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस में, तो यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों के और साथ ही साथ विदेशों से भी प्रतिनिधि जो है इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा फ्रेंड्स लाइब्रेरी जो है वो शुरू किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों से बात किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। देखिए ये सब ऐसी चीजें, सियोम पुल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, सियोम पुल किस राज्य में स्थित है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, ये पुल जो है अरुणाचल प्रदेश और जो है चाइना के बीच में स्थित है, बॉर्डर पे ही। तो 3 जनवरी को किया गया है सियोम पुल का उद्घाटन, भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सियोम पुल की बात किया जाए दोस्तों, तो ये देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में जो है सियोम नदी है उसी पर ये बना हुआ ये पुल है, और ये अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 10 स्टील आर्च यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है इस पुल को। कौन सी नदी में, सियोम नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के, उसी के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे देखा जाए इसमें तो अलेक एंकी ओनागा रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके किसके बीच में है, अरुणाचल प्रदेश चाइना, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत और चाइना के बीच में है ये LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसके आसपास जो ऊपरी सियोंग जिले हैं, तुतिंग है, इंकियोंग क्षेत्रों में सेना के वाहनों और हथियारों के आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। तो एक तरीके से अपने देश की सीमाओं की
रक्षा करने के लिए इन पुल का जो है निर्माण किया गया है, जिससे कि जो सेना है, देश की सेना है, और साथ ही साथ जो उनके वाहन होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई, अगर वो एक तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह का समस्या ना हो, और अगर किसी भी तरह का ऐसा हो जाता है, किसी भी तरह का संघर्ष हो दो देशों के बीच में, तो वहां पे हथियारों की पूर्ति आसानी हो, वहां पे वाहनों की पहुंच आसानी हो, ये सबको ध्यान में रख करके इस पुल को बनाया गया। एक तरीके से जो देश की सीमा है उसको सुरक्षा प्रदान करने में ये पुल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो इन्होंने और भी क्षेत्रों में जो है कुछ वर्चुअल माध्यम से बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें से देखा जाए इन्होंने सियोम पुल साइट से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान में 21 अन्य पुल, 3 सड़क और 3 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का भी इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सियोम पुल कहाँ है, जिसका उद्घाटन अभी राष्ट्र यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियन पैसिफिक डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन दिख रहा है, विक्रम सेन, अनूप चौधरी, विनय प्रकाश सिंह या फिर कमलेश उपाध्याय। दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी, विनय प्रकाश सिंह ने यहाँ पे जो है एशिया पैसिफिक डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी से इन्होंने कार्यभार संभाला 4 वर्षों के लिए, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। ठीक है, एशिया यहाँ पे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के ये महासचिव बनाए गए हैं। ठीक है, ये पदभार इन्होंने ग्रहण किया है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय जो है डाक क्षेत्र, यहाँ पे जो है डाक क्षेत्र में जो किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का ये नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पोस्ट यहाँ पे जो डाक क्षेत्र है वहां पे अंतरराष्ट्रीय संगठन का, डाक क्षेत्र में जो कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कार्यरत है, जिसका नाम है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, उसमें पहली बार किसी भारतीय को है महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और वो कौन है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो ये इस पद पे यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के पद पे जो महासचिव के रूप में ये 4 साल तक कार्य करेंगे, इस पद पर रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, जो ये डाक क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये देखा जाए एशियन प्रशांत क्षेत्र में 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन था। तो जो एशिया प्रशांत का क्षेत्र है उसमें ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्यों की बात की जाए तो 32 है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, यहाँ से आपसे जो है मल्टीपल ऑप्शन से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये ऑप्शन आप में दे सकता है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसे संगठन जो आपको कभी कभी सुनने को मिलते हैं। और फिलहाल तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके महासचिव यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जो महासचिव बनाए गए वो पहली बार भारतीय बनाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये साड़ी महोत्सव है जिसका नाम है विरासत, और इसका आयोजन दोस्तों जो किया जा रहा है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, देश की राजधानी नई दिल्ली में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो महोत्सव है विरासत, जिसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये देखा जाए जो भारत की 75 हाथ से बनी साड़ियों का उत्सव है, ये 75 हाथ से बनी साड़ियों का उत्सव है, लिगेसी साड़ी महोत्सव जिसका नाम है विरासत। ध्यान रखिएगा ये 3 तारीख से शुरू हुआ है और 17 जनवरी तक चलेगा। और ये देखिएगा दूसरा चरण है, ठीक है, जिसका शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। दूसरा चरण चल रहा है। इसके पहले भी देखा जाए दिसंबर 2022 से लेकर के 30 दिसंबर 2022 तक इसके पहले चरण को आयोजित किया गया था। लिगेसी भारत के हाथ से बने विभिन्न 75 साड़ियों का उत्सव विरासत, इसके पहले चरण को दिसंबर में आयोजित किया गया था और ये दूसरा चरण है जो कि 3 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है। कुछ साड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो जो साड़ियां हैं किन किन राज्यों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पैठन साड़ी की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र, कांजीवरम जो है वो तमिलनाडु, बनारसी साड़ी के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा उत्तर प्रदेश, कसुवु केरल, जामदानी पश्चिम बंगाल, बंधनी गुजरात,
मूंगा असम, कलमकारी राजस्थानी, फूलकारी पंजाबी, और भी कुछ ऐसे देख लीजिएगा, अन्य राज्यों की भी देख लीजिएगा उनकी साड़ी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि भारत सरकार द्वारा वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है कौन सा शहर दोस्तों, तो ये धार्मिक शहर है अयोध्या। तो अयोध्या को जो है वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वही बात करें झारखंड सरकार ने जैन समाज में सुचर्चित स्थल है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है, क्या नाम है दोस्तों, श्री समेध शिखर, ठीक है। झारखंड में है श्री समेध शिखर और इसे जो है जैन समाज के जो है पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में देखा जाए $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं टेस्ला कंपनी के मालिक कौन दोस्तों, एलन मस्क, ठीक है। इन्होंने देखिए अभी ट्विटर को भी खरीद लिया। वही बात करें पुर्तगाल के स्ट्राइकर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने भी हाल ही में एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया है, क्या नाम है भाई, अल नसार फुटबॉल क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया है। वही बात करें आज का लास्ट फैक्ट ऑफ द डे कि हाल ही में भोपाल में आयोजित 6वीं एथलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है किसने, निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन ने जीता है। और ध्यान रखिएगा 6वीं जो है एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है निकहत जरीन ने जीता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स और हम लोगों ने काफी चीजें देखी। मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन आज किया है, आंसर करिए आप सभी लोग। और डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी डिकोड एग्जाम के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चले टेलीग्राम अपना डाउनलोड करिए PDF और रिवीजन करिए। बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।